और देश ने भी आदर्श मानना चाहिए, सरकारों ने भी मानना चाहिए, लेकिन जब हम ज़मीन पर देख रहे हैं, पॉलिसीज़ में देख रहे हैं, तो आज 16 लाख लड़कियां ही स्कूल नहीं पढ़ रही हैं, तो हम 75 सालों में कहाँ गए हैं। आज सावित्रीबाई फुले की 194वीं जयंती हम मना रहे हैं और इस वक्त आपने जो कहा वो वास्तव है, लेकिन इस सब के पीछे का षड्यंत्र जो है वो समझ लेना चाहिए। कॉमरेड पानसरे की हत्या के बाद या और लोगों की जो हत्या हुई उनके बाद वो अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसका कारण ये है कि सरकार की इच्छा ही नहीं है। वो नहीं चाहती कि जिन्होंने ये किया है वो पकड़े जाए, या फिर एक आशंका ऐसी भी है कि इन लोगों को वो छिपा रहे हैं क्योंकि वो उनके विचारों के हैं। आपने कहा कि जिजाऊ आपको विद्रोही लग रही है, सावित्रीबाई फुले आपको विद्रोही लग रही है, क्या लग रहा है ये विद्रोही महिलाएं जो है, ये विद्रोही महिला हमारा आइकन तो है, लेकिन हम जब विद्रोह करते हैं, मतलब आज का समाज की महिला विद्रोह करती है, उसे उस नज़र से नहीं देखा जाता, उन्हें दूसरी नज़र से देखा जाता है। इस चौखट को पार करने वाली जो है या फिर इस चौखट को नाकारने वाली जो है उसे अच्छा नहीं बताया जाता है और उससे उसको जो संरक्षण मिलता है चौखट के अंदर रहने का और एक प्रतिष्ठा भी मिलती है। अगर चौखट तोड़ने वाली हो तो उसे उस संरक्षण भी नहीं मिलता और उसे वो प्रतिष्ठा भी नहीं मिलती। सत जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आज सावित्रीबाई फुले इनकी जयंती का दिन है। देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनके जो अनुयायी हैं आज उनको याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं और अब उनके कार्यों का बखान भी होने लगा है। इसी मौके पर हमारे महाराष्ट्र के गोंदिया में स्मिता ताई गोविंद पानसरे मौजूद रहीं। स्मिता ताई के बारे में आपको बता दें कि यह भारतीय महिला फेडरेशन की राज्य अध्यक्ष है और महाराष्ट्र में लगातार वो सामाजिक काम कर रही हैं, सामाजिक आंदोलन को संभाल रही हैं। महिलाओं पर वो काफ़ी अच्छा काम उनका है और तमाम चीज़ों को वो देख रही हैं और ऐसे में आज वो यहाँ वक्ता के तौर पर आई थी और इसी बीच हमसे भी टकरा गए, तो बहुत बहुत स्वागत है। तो हम चाहेंगे कि आपको भी इनसे मिला है, इनके जो विद्रोही विचार है, जो क्रांतिकारी विचार है, उन तमाम चीज़ों से आज हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है ताई आपका। सबसे पहले तो यही चाहेंगे कि आज जयंती के मौके पर क्या संदेश है पूरे देशवासियों के लिए। सबको जय भीम। मेरा भी आज की जयंती के निमित्त मैं ये कहना चाहती हूँ, सावित्रीबाई के प्रतिमा का खाली पूजन होना काफ़ी नहीं है। पूजन के साथ साथ उनके विचारों को भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। नहीं तो आज तक ये होता आया है कि पूजन होता है लेकिन विचारों का दफन किया जाता है। ये ना हो इसलिए हम सबको सजग रहकर विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य करने की ज़रूरत है उस कार्य में सभी महिलाओं को संगठित करना ज़्यादा ज़रूरी है। बताइए, आप लगातार कामगारों की समस्या पर काम कर रही है, महिलाओं की समस्या पर काम कर रहे हैं और ऐसे में एक आज की नई रिपोर्ट आई है कि यूडाइस का जो सर्वे है उसने ये बताया कि 16 लाख जो लड़कियां विद्यार्थिनी हैं, छात्र मतलब विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, तो मतलब 50% महिलाएं आज भी स्कूल से बाहर है, छोड़ दिया है स्कूल। ये विचार कैसा लग रहा है, क्योंकि एक तरफ हम सावित्रीबाई फुले को हम अपना आदर्श मानते हैं और देश ने भी आदर्श मानना चाहिए, सरकारों ने भी मानना चाहिए, लेकिन जब हम ज़मीन पर देख रहे हैं, पॉलिसीज़ में देख रहे हैं, तो आज 16 लाख लड़कियां ही स्कूल नहीं पढ़ रही हैं, तो हम 75 सालों में कहाँ गए हैं। आज सावित्रीबाई फुले की 194वीं जयंती हम मना रहे हैं और इस वक्त आपने जो कहा वो वास्तव है, लेकिन इस सब के पीछे का षड्यंत्र जो है वो समझ लेना चाहिए। लड़कियां अभी शिक्षित नहीं हो रही है, बाहर पढ़ रही है। उससे इसका मतलब यह है कि जो सत्ता में बैठे हैं उन लोगों का जो उन्होंने जो धोरण लिए हैं बच्चियों को सिखाने के लिए, एक तरफ वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक तरफ सत्ता के साथ ये तय करते हैं कि ये सब महिलाएं इस परीख से कैसे बाहर निकाल दी जाए। ये उनका जो बर्ताव है, इस बर्ताव के बारे में सबको जानकारी देना, इकट्ठा करना और उसके खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। आप एक क्रांतिकारी पिता की बेटी हैं, गोविंद पानसरे को आप भी जानते होंगे और जिन्होंने उनकी सबसे ज़्यादा जो किताब प्रचलित है वो शिवाजी कौन होता। उसके बाद उन्होंने अन्य किताबें, कई किताबें लिखी हैं जिसमें उन्होंने जातिवाद पर लिखा है, वर्णवाद पर लिखा है, मार्क्सवाद पर लिखा है और ऐसी विद्रोही कई किताबें लिखी जिसमें से छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर महाराष्ट्र में काफ़ी प्रचलित और महाराष्ट्र के बाहर भी।
उनकी हत्या के बाद जो भी कुछ हुआ पूरे देश ने देखा है। क्या अब तक वो क्या सोच रहे हैं आपकी अब तक वो प्रोसीडिंग कहाँ अटक पड़ी है और क्या लग रहा है कि क्यों नहीं न्याय मिल पा रहा है? अ, हम ये देख रहे हैं कि देश में कुछ भी हो रहा है तो उसका पुलिस जल्द से जल्द निकाल लगाने के लिए या शोध लेने के लिए कुछ ना कुछ करती दिखाई दे रही है। लेकिन कॉमरेड पानसरे की हत्या के बाद या और लोगों की जो हत्या हुई उनके बाद वो अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसका कारण ये है कि सरकार की इच्छा ही नहीं है। वो नहीं चाहती कि जिन्होंने ये किया है वो पकड़े जाए, या फिर एक आशंका ऐसी भी है कि इन लोगों को वो छिपा रहे हैं क्योंकि वो उनके विचारों के हैं। कॉमरेड पानसरे की हत्या उन्होंने जो शिवाजी कौन था ये किताब लिखी इसलिए नहीं हुई। मेरा ये सोचना है और हम सभी का ये सोचना है कि वो जिस विचारों को आगे बढ़ाना चाहते थे, समाज को विषमता से समाज में जो विषमता है विषमता दूर करके समानता पे आधारित जो समाज वो निर्माण करना चाहते थे, इसीलिए जो विचारधारा वो सब लोगों तक पहुंचाते थे, इसके वजह से उनकी हत्या हो गई है। सोशल मीडिया पर हम जब देखते हैं तो कॉमरेड गोविंद पानसरे को धर्म का विरोधी माना जा रहा है, ये कहा जाता है और ये मानने वाले वो कट्टरपंथी हैं इस देश के। कैसे क्या आप इस बात को खंडन करना चाहेगी कि वो धर्म विरोधी है या नहीं? ये भी उन लोगों की एक साजिश है कि कॉमरेड पानसरे धर्म के विरोधी थे, ये बार बार बोलते रहना और लोगों तक पहुंचाना, ये भी उनकी एक साजिश है। कॉमरेड पानसरे कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे। कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में भी ये धारणा लोगों तक पहुंचाई जाती है। कभी कभार मार्क्स का वो जो कोटेशन है वो भी उद्धृत किया जाता है और इसी वजह से कम्युनिस्टों को धर्म के विरोधी बताया जाता है। उसी वजह से कॉमरेड पानसरे को भी बताया जाता है, लेकिन ये बात सच नहीं है। अच्छा, आप ओबीसी समाज में आती हैं और काफ़ी कम ऐसी महिलाएं हैं या फिर पानसरे साहब को भी अगर देखा जाए तो ओबीसी के अंदर जो विद्रोह है वो बहुत कम लोग करते हैं। और जब आप भी अब महिला हैं और जब आप इस विद्रोह के इस दुनिया में आई, विद्रोह करके आई, तो अभी आप महिलाओं को संबोधन कर रही थी, आपने कहा कि जिजाऊ आपको विद्रोही लग रही है, सावित्रीबाई फुले आपको विद्रोही लग रही है। क्या लग रहा है ये विद्रोही महिलाएं जो है, ये विद्रोही महिला हमारा आइकन तो है, लेकिन हम जब विद्रोह करते हैं, मतलब आज का समाज की महिला विद्रोह करती है, उसे उस नज़र से नहीं देखा जाता, उन्हें दूसरी नज़र से देखा जाता है। हाँ, ये महिला जो है मैंने बताया कि ये विद्रोही है, ये हमारी आइडॉल भी है। लेकिन अब हम देखते हैं कि समाज में किसी ने विद्रोह किया तो उसको अच्छी नज़र से नहीं देखते। आप लोग भी लोगों तक जो पहुंचाना चाहिए कि विद्रोह अच्छा भी होता है, लेकिन वो पहुंचाया नहीं जाता क्योंकि समाज ने एक धारणा बनाई हुई है। उन्होंने एक चौकट बनाया हुआ है। इस चौकट के अंदर रहने वाली महिला जो है वो महिला अच्छी है। इस चौकट को पार करने वाली जो है या फिर इस चौकट को नाकारने वाली जो है उसे अच्छा नहीं बताया जाता है और उससे उसको जो संरक्षण मिलता है चौकट के अंदर रहने का और एक प्रतिष्ठा भी मिलती है। अगर चौकट तोड़ने वाली हो तो उसे उस संरक्षण भी नहीं मिलता और उसे वो प्रतिष्ठा भी नहीं मिलती और ये अच्छी बात नहीं है। लोगों का मानना ये है कि धारा अगर इस दिशा से बह रही है, इस दिशा में बहने वाले सभी है उनको उसका क्या बोलते हैं उसके धारा के सह बहने वाले अच्छे लगते हैं। धारा के विरुद्ध बहने के लिए आपके पास कोई तो भी स्ट्रांग होना चाहिए और धारा के विरुद्ध बहने के लिए जो उनके पास बल होना चाहिए वो सबके पास होता है, ऐसा नहीं है। और इसीलिए बहुत सारी महिलाएं विद्रोह करना चाहती है, विद्रोही है भी, लेकिन समाज के डर से, प्रतिष्ठा की डर से बहुत सारी महिलाएं फिर से वो चौकट के अंदर ही बंदिस्त होना पसंद करती है। ताई, जैसे पार्टिसिपेशन की जब हम बात करते हैं, महिलाओं के पार्टिसिपेशन की, हम भी लगातार मीडिया में काम कर रहे हैं, तो पार्टिसिपेशन में भी देखेंगे तो 2 ग्रुप अब तैयार हो गए हैं, मतलब महिलाओं में। एक वो महिलाएँ जिनको जो पुरोगामी अपने आप को कहती तो हैं, लेकिन उनके लिए उनकी जो कास्ट सिस्टम है वो उनके लिए खड़ी है। उसके उनके पास बैकबोन है। और एक ऐसी है जो कास्ट सिस्टम में आती है लेकिन वो पिछड़ी है, दलित है, आदिवासी है। तो ऐसा ही एक सवर्ण और एक अवर्ण महिलाओं का वो एक ब्लर लाइन हो रही है। आप पॉलिटिक्स में देखेंगे तो रिज़र्व सीटों के अलावा जो महिलाएं हैं वो सब सवर्ण हैं।
आप मीडिया में देखेंगे तो सवर्ण महिलाएं हैं जो कि आपको लीड करती हुई नज़र आएगी। और हर जगह पर अगर हम एजुकेशन सिस्टम में देख रहे हैं, प्रोफेसरों में देखें, टीचर्स में देखें, तो सवर्ण महिलाओं की जो लिस्ट है वो बढ़ती जा रही है। और जो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ी हो, माइनॉरिटीज़ हो, उनकी लिस्ट नहीं नज़र आ रही। क्या लगता है इसको, इसके बारे में कभी आपने सोचा है? ये बात सच है कि बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा दिखता है कि सवर्ण महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और बहुजन महिलाएं जो पढ़ रही है अपने अपने क्षेत्र में अव्वल भी आ रही है, लेकिन उनकी संख्या कम है। क्योंकि पहले आपने बताया कि अभी इस सरकार का जो धोरण है, शिक्षा के बारे में जो धोरण है, उस वजह से ये जो बहुजन महिलाएं हैं वो शिक्षण क्षेत्र से बाहर हो रही है। इस बात का भी असर इन पर हो रहा है। दूसरी बात यह है कि एक बात यह है कि आरक्षण के बारे में बोला जाता है, लेकिन आरक्षण के बारे में भी उसका इम्प्लीमेंटेशन सच्ची तरह से या पूरी तरह से नहीं होता है, ये भी एक बात है। और इसी वजह से बहुजन महिलाओं की संख्या हमें कम दिखाई देती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बहुजन महिलाएं शिक्षित नहीं है या उनके पास कोई क्षमता नहीं है। उनके आगे आने का जो तरीका है कि वहाँ आगे आने के लिए जो जरिया चाहिए वो जरिया उन तक नहीं मिलता। कभी कभार इसी वजह से भी वो पीछे रह जाती है। क्या लग रहा है कि हम जिस जाति व्यवस्था की बात करते हैं, वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, इससे ऊपर उठकर महिलाओं को आगे आने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो भी बहुजन विचारवंत है वो इन चीज़ों पर आपने भी बात की, सभी लोग करते हैं। क्या लग रहा है, क्या क्या ऐसे बैरियर्स है, क्या ऐसी दिक्कतें हैं कि आज भी हम एससी एसटी ओबीसी की महिलाओं को दूर ही पाते हैं परिवर्तन से? ये बात सही है कि बहुत सारे संगठन ओबीसी महिलाओं को आगे आने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक बात आप सबने ठीक से सोचनी चाहिए कि ये जो समाज व्यवस्था है, ये समाज व्यवस्था स्त्रियों के लिए, स्त्रियों को आज ही अच्छी नज़र से नहीं देखती, खाली मादी के नज़र से देखती है या उनके शरीर के बारे में ही सोचती है, शरीर के बारे में ही बोलती रहती है। और स्त्रियों का चारित्र्य हनन करना बहुत आसान है कि कुछ तो उनके बारे में बोल दो तो फिर उनका चरित्र हनन हो जाता है। और इसी वजह से जो स्त्रियां कुछ करना चाहती है वो भी पीछे ले रही है। तो फिर हमें स्त्रियों को आगे आने के साथ साथ ये भी करना चाहिए कि जो व्यवस्था में स्त्रियों को कम दर्जा दिया जाता है, स्त्रियों के बारे में मानसिकता जो है, मानसिकता बदलनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था जो है कि वो मानसिकता बरकरार रखती है, वो व्यवस्था बदलने के सिवाय दूसरा कौन सा ही पर्याय नहीं है। ये व्यवस्था बदल कर समानता पर आधारित, विषमता को ना कहने वाली, समानता के बाजू में खड़े रहने वाली व्यवस्था जब तक नहीं आएगी तब तक स्त्रियों की संख्या बढ़ेगी नहीं। और इसीलिए इस व्यवस्था के खिलाफ संगठित होकर लड़ना यही एक पर्याय है। अभी राजनीतिज्ञ है और ऐसे में आज तक इस महाराष्ट्र में इसे पुरोगामी कहते हैं, फुले शाह बाबा साहब की भूमि कहते हैं, हमने अभी तक महिला सीएम नहीं देखा है। क्या, कैसे देख रही है इन चीज़ों को? क्या पुरोगामी, जिस कल्चर को पुरोगामी कहते हैं, क्या वहाँ पर भी महिलाओं को नहीं आना चाहिए? ऐसी कोई व्यवस्था काम करती हैं? पहले हम कहते थे कि हमारा ये जो महाराष्ट्र है ये फुले शाहू अम्बेडकर वाला पुरोगामी महाराष्ट्र है, लेकिन आज ये नहीं कह सकते क्योंकि रोज जो घटना घटती है उस घटना से ये हमारे सामने आता है कि पुरोगामी था, अभी पुरोगामी नहीं है। स्त्री सीएम होने के लिए किसी के पास क्षमता है कि नहीं, इसका उत्तर अगर किसी से भी पूछा जाए तो बहुत सारी महिलाओं का नाम आगे आएगा कि उनके पास क्षमता है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था उसको वो बनने नहीं देती, स्त्रियों को कम दर्जा, कम आंकती है, उनके शरीर से आंकती है, ना कि उनकी बुद्धि से आंकती है। जब शरीर के बजाय उसको बुद्धि से आंकने लगेगी, उसे भी एक व्यक्ति का दर्जा मिलेगा, समानता आएगी, तो स्त्री सीएम भी बनेगी। तो ये अंतिम सवाल है, शनि मंदिर के लिए हमने महाराष्ट्र के अंदर देखा कि शनि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के लिए जो है वो महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम वो पार्टिसिपेशन नहीं हासिल कर पा रहे हैं
क्या ये ऐसी अवस्थाएं कब तक रहेगी? क्या लगता है आप समाज में जा रही हैं, आकलन कर रही हैं, ऐसी ही व्यवस्था कब तक रहेगी कि महिलाएं जो है वो धर्म के लिए लड़ेगी, मंदिर के लिए लड़ेगी, भगवानों के लिए लड़ेगी, लेकिन वो अपने पार्टिसिपेशन के लिए या अपने भविष्य के लिए, अपने अस्तित्व को समझने के लिए नहीं लड़ेगी? क्या लग रहा है? अंतिम सवाल, ये बात सही है कि कब तक बदलाव हो पाएगा? ये बात सही है कि स्त्रियों को अब देखते हैं कि धर्म के लिए लड़ रही है, संस्कृति के लिए वो लड़ रही है। किंबहुना मेरा ये सोचना है कि आज का वो सत्ताधारी जो है वो स्त्रियों को इस तरह से बनाने के लिए साजिश बना रहा है कि तुम संस्कृति के लिए लड़ो, तुम धर्म के लिए, तुम अपने हक के लिए नहीं लड़ो, तुम हमारे समानता के लिए नहीं लड़ो, क्योंकि उनके लिए वो अच्छी बात है, तभी उनकी सत्ता जो है वो बरकरार रहेगी, इसीलिए वो बना रहे। लेकिन ये बात तय है, अभी ज़्यादा दूरी नहीं कि स्त्रियाँ भी अभी समझने लगी है, उनका षड्यंत्र समझने लगी है, उनके राजनीति के बारे में समझ रही है। जब ये ठीक तरह से सब इकट्ठा हो जाएंगे, संगठित होकर जब स्त्रियाँ इस बारे में बात करेगी, तो मेरा ये मानना है कि ये सब बदलेगा। स्त्रियाँ अपने लिए लड़ेगी, अपने हक के लिए लड़ेगी, ना धर्म के लिए, ना जाति के लिए, ना संस्कृति के लिए, लेकिन अपने हक के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए लड़ेगी। और ये जल्द ही ये समय आएगा। तो हमारे साथ स्मिता ताई पानसरे थी और आप उनके तमाम बातों से किस प्रकार, क्योंकि अभी इनका स्पीच भी हुआ है और हम आपको नेशनल चौपाल पर वो स्पीच भी सुनाएंगे, जो बातों को उन्होंने रखा है। देखिए, जब सामाजिक परिवर्तन की बात आती है तो महिलाओं के उत्थान की बात आएगी, और महिलाओं के उत्थान की बात आएगी तो वर्ण व्यवस्था पर भी हमला होगा, मनुस्मृति पर भी हमला होगा और मनु की व्यवस्था पर भी हमला होगा। और ये लगातार, ये हजारों सालों से जितना भी उत्पीड़न हुआ है सबका हिसाब होगा, और वही चीज़ें अब आज महिलाओं ने ठान ली और वो हिसाब कर रही हैं, जिसमें स्मिता ताई का भी एक नंबर है। वो भी वो उसी लाइन में खड़ी है कि भाई हजारों सालों से जो अमानवीय व्यवहार, महिलाओं को इंसान ही नहीं समझा जा रहा था, उस व्यवहार का हिसाब अब लिया जा रहा है। और सावित्रीबाई फुले जयंती के मौके पर हम उन तमाम सवालों को लेकर हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि जब एक महिला समाज के अंदर काम करती हैं तो समाज को कैसा देखती हैं और क्या समझ रही हैं, और क्या कुछ उसके परिणाम हो सकते हैं, क्या कुछ आपका भी मानना है इन चीज़ों पर। आप लिखिए, कमेंट कीजिए और बने रहें नेशनल चौपाल पर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।